तो आज इंटरनेशनल नो डाइट डे है, अर्थात स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खान पान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि बैलेंस सीखो जीवन में। नो डाइट का मतलब है या फिर डाइट का मतलब है ना खाना नहीं बल्कि सही खाना। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और हम आ गए हैं जगतपुरा स्थित गोल्ड स्टार जिम में एक बार फिर आपके साथ इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। हम बात करेंगे फिटनेस को लेकर, लेकिन बताएंगे आपको आज मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा के क्या कार्यक्रम रहेंगे और भी क्या कुछ होने जा रहा है। विश्व में किस तरह के हालात है, जियो पॉलिटिक्स क्या कुछ कहती है और क्या कुछ राजस्थान के खास कार्यक्रम है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, फिर बात करेंगे फिटनेस टिप्स की, लेकिन पहले आपको बता देते हैं आज के दिन की तमाम हैपनिंग्स। सबसे पहले मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा का आज से 2 दिवसीय प्रस्तावित यात्रा का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अपराह्न 3:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। शाम 4:25 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से प्रस्थान करेंगे। शाम 4:45 पर पहुंचेंगे हेलीपैड बम्बोरी, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़। शाम 4:55 पर पहुंचेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोरी, छोटी सादड़ी। शाम 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोरी में ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री बम्बोरी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम 7 मई सुबह 6 बजे से 8:20 तक भ्रमण रिजर्व करेंगे। फिर उसके बाद सुबह 8:25 पर हेलीपैड पहुंचेंगे बम्बोरी, छोटी सादड़ी में। सीएम सुबह 8:30 बजे हेलीपैड बम्बोरी से प्रस्थान करेंगे। फिर 8:50 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 8:55 पर उदयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और कल सुबह उदयपुर से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो आज से 2 दिवसीय प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। आज से उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ये 2 दिन तक चलेगा। कल पुनः जयपुर आएंगे, लेकिन उससे पहले आज और कल के बीच में जो समय है उसमें मुख्यमंत्री कई अहम कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। ये सभी कार्यक्रम जुड़े हैं आम जनता और जनता की समस्याओं को जानना, उनका निराकरण करना, योजनाओं को गति देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। तो यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर है। पंचकुला में आज होगी टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक। राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की बैठक होगी। हरियाणा को 6 से 7 स्थान पर पेयजल का स्थल बताने और पानी की यात्रा पर सहमति हो सकती है। हरियाणा की सहमति नहीं मिलने से अब तक रुकी हुई है संयुक्त डीपीआर। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश, जल्द तैयार की जाए यमुना जल की डीपीआर। बैठक में डब्ल्यूआरडी चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर और यमुना जल चीफ इंजीनियर नितिन जैन सहित टास्क फोर्स की टीम शामिल रहेगी। तो पंचकुला में आज टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक होगी। यमुना जल समझौता जो कि बेहद चर्चित है, जल विभाग और खासतौर पर जो राजस्थान है इसकी जो पेयजल परियोजना है, इस लिहाज से जो कोशिश है अब राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति, जब बजूलाल सरकार बनी थी तभी से लगातार चर्चित रहा था यमुना जल समझौता। और अब संयुक्त डीपीआर को लेकर के भी चर्चा हो रही थी कि संयुक्त डीपीआर तैयार कब होती है, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। जब संयुक्त डीपीआर होगी उसके बाद ही गति और भी इस प्रोजेक्ट को मिल पाएगी। अब चर्चित इसलिए भी रही थी यमुना जल समझौता क्योंकि इसके माध्यम से जो राजस्थान के लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। जो पेयजल परियोजना है वो सुदृढ़ होगी, जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं यमुना जल समझौता और जो बैठक होने जा रही है इससे जुड़ी क्या मायने रखती है बैठक, और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय सामने निकल कर आ सकते हैं। विनोद जी देखिए, राजस्थान के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि यमुना का जल राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र को देना है। और आज बैठक में डीपीआर देखिए 15 अप्रैल को डीपीआर हरियाणा को राजस्थान ने सौंप दी थी। और डीपीआर में केवल एक ही समस्या खड़ी हुई कि हरियाणा जो है वो अपने 6 स्थानों पर पेयजल की उपलब्धता के लिए बात नहीं कर रहा है और ये भी नहीं बता रहे कि कितनी मात्रा में उसे पानी चाहिए। तो आज जो टास्क फोर्स की बैठक होगी उसमें संयुक्त रूप से दोनों चीफ इंजीनियर मौजूद रहेंगे। राजस्थान की तरफ से चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर और यमुना जल चीफ इंजीनियर हरियाणा की तरफ से मौजूद रहेंगे। पंचकुला में बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि सहमति बनती है तो डीपीआर सीधी केंद्रीय जल आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद राजस्थान में तेजी से काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी डीपीआर तैयार नहीं होने के कारण मौके पर काम शुरू नहीं हो सका। और मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा लगातार विभाग को भी कह रहे हैं कि डीपीआर तुरंत तैयार की जाए, क्योंकि शेखावाटी को पानी पहुंचाना है। काम शुरू होता है तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत महसूस होती है। इसीलिए बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से हरियाणा जो है लगातार बात को लंबित कर रहा है। और आज जो बैठक पंचकुला में होने वाली है, अगर उस पर सहमति बनती है तो आप देखेंगे कि अगले महीने से ही क्लियरेंस मिलने के बाद तेजी से काम शुरू हो जाएगा। और धरातल पर काम जब दिखाई देगा तो यह भी कहना अतिशोक्ति नहीं होगी, अगले 4 से 5 साल में
जो यमुना का जल है वो राजस्थान में प्रवेश करता दिखाई देगा। तो आज अगर सहमति बन जाती है और हरियाणा 6 से 7 स्थान पर पानी पेयजल की उपलब्धता के स्थान बता देता है कि उसे कहाँ पानी चाहिए और कितना पानी चाहिए, तो उसके बाद काम आसान हो जाएगा। दोपहर में बैठक आयोजित होगी और शाम को क्या परिणाम आते हैं देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राजस्थान के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री की खुद की नजर है, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज सहमति मिलती है तो राजस्थान में काम शुरू होने के आसार लगातार नजर आएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, वाकई महत्वाकांक्षी है और सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी है, क्योंकि फिर उसके बाद काम आसान होगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की आज यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर की और बड़ी खबर के साथ बैठक की भी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जल संसाधन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर की। राजस्थान से जुड़े बांधों की डीपीआर और पीएफआर को लेकर दिल्ली में अहम बैठक आज है। राणा प्रताप सागर प्रस्तावित ब्राह्मणी बैराज पर चर्चा होगी। ब्राह्मणी बैराज से बीसलपुर बांध को देने पर चर्चा होगी। अनास रिवर से सोम कमला अंबा बांध, जैसवंत बांध और बड़गांव बांध के पूर्ण जलाशय स्तर को लेकर भी चर्चा होगी। केंद्रीय जल आयोग कार्यालय में बातचीत होगी। राजस्थान से जल संसाधन के इंजीनियर देवी सिंह बेनीवाल बैठक में मौजूद रहेंगी। तो आज जल संसाधन विभाग से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी बैठक। राजस्थान से जुड़े बांधों की डीपीआर और पीएफआर को लेकर दिल्ली में अहम बैठक आज है और कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मणी बैराज से बीसलपुर बांध को देने पर चर्चा होगी। किस तरह से सोम कमला अंबा बांध, जैसमंद बांध और बड़गांव बांध के पूर्ण जलाशय स्तर को लेकर इसमें चर्चा होगी। तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे, अधिकारी जुड़ेंगे और चर्चा के बाद परिणाम निकलकर सामने आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। उदयपुर के खेरवाड़ा से बड़ी खबर है और जो दुर्घटना हुई है कबाड़ गोदाम में भीषण आग की, उससे जुड़ी ये खबर है। तो आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट आगजनी की वजह बताया जा रहा है। सूचना पर खेरवाड़ा थाना पुलिस भी पहुंची है। उदयपुर और डूंगरपुर से फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गई हैं। रात भर तक फायर ब्रिगेड, एमबीसी और निजी टैंकरों, घरेलू बोरवेल से आग बुझाने का प्रयास किया गया है। अब तो कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट, क्योंकि गर्मी के दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। जब अत्यधिक दबाव विद्युत केबल पर पड़ता है तो शॉर्ट सर्किट होना आम है। इसके पीछे की वजह क्या रही वो आप सब जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन बता दें कि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत की आग पर काबू पाने के लिए। देर रात की घटना थी। गनीमत रही कि किसी भी तरह का अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है, कि काफी हद तक आग पर काबू पाया गया है। लगातार बुझाने का प्रयास टीमें करती रही हैं। खेरवाड़ा में फायर ब्रिगेड की कमी से क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई है। खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के बडला स्थित कबाड़ गोदाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें कि घरेलू बोरवेल से ही लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। अपने अपने स्तर पर हर कोई आगे आया मदद के लिए, क्योंकि गांव उनका अपना है और कोशिश उनकी अपनी ही है कि हम आग पर काबू पा लें। नाराज जरूर हुए वो, क्योंकि उनका कहना था कि समय रहते जो है दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, अन्यथा जो स्थिति है और जो नुकसान है वो कुछ हद तक कम हो सकता था, ऐसा ग्रामीणों का मानना था। चलिए ये तो थी आज के दिन की तमाम हैपनिंग्स और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर और फर्स्ट इंडिया दैनिक हिंदी अखबार की खबरों की। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया पेपर में प्रकाशित पहली खबर क्या कहती है, आइए जानते हैं। तो बिग विन बिगर क्वेश्चन, हु विल बी बीजेपीज वेस्ट बंगाल सीएम। तो बड़ी जीत है तो बड़ा सवाल भी उसके साथ है। और बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, 200 के पार आंकड़ा पहुंचा है, 206 सीटें आ गई हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा वेस्ट बंगाल में और कौन होगा पश्चिम बंगाल का अगला सीएम? ये बड़ा सवाल बना हुआ है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद। चलिए जानते हैं पूरी खबर में कि किस तरह से तय होगा या फिर कौन कौन से नाम चर्चाओं में आ गए हैं। फॉलोइंग इट्स landslide victory in West Bengal, the BJP Parliamentary Board on Tuesday appointed Union Home Minister Amit Shah as central observer to oversee the election of the party's legislative leader in Kolkata, with Mohan Charan Manjhi as co-observer. तो बड़ी जीत के बाद भाजपा के संसदीय बोर्ड ने बैठक में तय किया है कि अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और जिन्हें राजनीति के चाणक्य भी कहा जाता है और माना जा रहा है, जिस तरह से तय किया जाएगा वो तो बैठक के बाद तय होगा। लेकिन जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो अमित शाह को नियुक्त कर दिया गया है इस जीत के बाद। साथ ही जो को ऑब्जर्वर है, सह पर्यवेक्षक है, वो मोहन चरण मांझी को बनाया गया है। द स्वेरिंग इन ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर इज लाइकली ऑन May 9।
तो माना जा रहा है कि जो नया मुख्यमंत्री बनेगा या शपथ ग्रहण समारोह होगा वो 9 मई को होगा। आज 6 मई है, तो माना जा रहा है कि 3 दिन बाद ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और उसके लिए पहले ही पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टू होल्ड अ मीटिंग इन अ डे और टू टू डिसाइड ऑन द चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुवेंदु अधिकारी हैज इमर्ज्ड एज द front runner after defeating Mamata Banerjee, while Samik Bhattacharya and Agni Mitra Paul remain under consideration। तो माना जा रहा है कुछ 2-3 नाम है। सुवेंदु अधिकारी इस दौर में सबसे आगे और उनका नाम सबसे अधिक चर्चाओं में इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है 15,000 से भी अधिक वोटों से। और भी कई नाम है जिसमें समीक भट्टाचार्य का नाम है, अग्निपॉल मित्रा का नाम है। लेकिन क्या तय होता है, अग्निपॉल बनते हैं समीक भट्टाचार्य या फिर सुवेंदु अधिकारी या फिर और कुछ नाम भी सामने आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी फैसले से चौंका सकती है। ये डिसाइड होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 से 2 दिन में बैठक लेंगे और बैठक के बाद जो विधायक दल का नेता कौन बनेगा वो तय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी कंडेम्स यूएई फुजरह अटैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी on Tuesday strongly condemned the attacks on the United Arab Emirates port city of Fujairah that wounded 3 Indian nationals and asserted that India stands in firm solidarity with the Gulf nation। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घटना घटी और संयुक्त अरब अमीरात के फुजरह शहर जो कि बंदरगाह शहर माना जाता है, उस शहर में जो हमला हुआ था उसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की और कहा है कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ। बता दें कि मोदी शार्प the announcement of the attacks came a day after the Indians were injured in the strike on a major oil industry zone in Fujairah। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के 1 दिन बाद इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है और उन्होंने क्योंकि जो हमला है वो तेल उद्योग क्षेत्र में फुजरह है जो बंदरगाह शहर है वहां पर हुआ था। यूएई हैड अक्यूज ईरान ऑफ कैरिंग आउट द अटैक और यूएई जो है उसने ईरान को जिम्मेदार ठहराया इस हमले का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा भी की और कहा है कि हम मजबूती के साथ यूएई के साथ खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। कैबिनेट ओकेज 3 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। तो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है 3 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को। 3 रेलवे से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। क्या है प्रोजेक्ट, कितनी लागत है इसकी, आइए पूरी खबर में जानते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स chaired by Pradhan Mantri Narendra Modi on Tuesday approved 3 railway ministry projects costing about 20,437 करोड़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामलों की समिति है उसने 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है जिसकी लागत 23,437 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। दीज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ 3rd and 4th लाइन। ये जो प्रोजेक्ट है वो 3री और 4थी रेलवे लाइन के निर्माण से जुड़ा है। बता दें कि जिससे नागदा, मथुरा, गुंटाकल, वादी and Burhewal, Sitapur, the increased line capacity will significantly enhance mobility, resulting in improved operational efficiency and service reliability for Indian Railways। तो बता दें कि जो 3री और 4थी लाइन की बात हो रही है ये मजबूती के साथ जोड़ेगी और जब ये 3री और 4थी रेलवे लाइन जुड़ेगी, आगे बढ़ेगी, इसका विस्तार होगा तो बताया जा रहा है कि जो समय है उसमें कमी आएगी, जो सुविधा है यात्रा की वो बढ़ जाएगी और यात्रियों को भी इसका सीधा तौर पर लाभ मिलेगा। और अब इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के बाद एक बड़ी बैठक में 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर के सहमति जता दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। There is a need to make committees more active, says Vasudev Devnani। Devnani chairs meeting of speakers of 5 states in Jaipur। और ये तस्वीरें भी लगातार कल आपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पर देखी होगी क्योंकि बैठक कल वाकई चर्चाओं में रही थी और हमने आपको इस बुलेटिन में भी इस बैठक के बारे में बताया था। बता दें कि अब क्या कुछ हुआ है, अब चूँकि बैठक हो चुकी है। देवनानी चेयर्स मीटिंग ऑफ स्पीकर्स ऑफ 5 स्टेट इन जयपुर। तो 5 अलग अलग राज्यों के जो स्पीकर्स हैं वो जयपुर आए थे और जयपुर में कल एक बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद बता दें कि हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टू रिव्यू द कमिटी सिस्टम of a country held detailed deliberation on Tuesday at the Constitution Club of Rajasthan in Jaipur। तो हाई लेवल कमेटी के गठन की बात कह दी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। The committee system of legislative body across the country held detailed deliberations on Tuesday Constitution Club of Rajasthan in Jaipur। तो जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक हुई थी, बता दें कि इसमें कमेटी गठन की बात हो रही है। The meeting held in a
मंथन ऑडिटोरियम वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द पैनल। मंथन ऑडिटोरियम में मीटिंग हुई जो कि सेकेंड मीटिंग थी, जो कि समिति की प्रणाली को और अधिक बेहतर करने और इसमें विस्तार करने और भविष्य में किस तरह से अब ये आगे कार्य करती है, इस पर समीक्षा को लेकर एक विचार विमर्श किया गया था, जिसमें स्पीकर्स पहुंचे थे और 5 राज्यों के स्पीकर पहुंचे थे। There is a need to make committees more active, says वासुदेव देवनानी। और वासुदेव देवनानी ने यह भी कहा था कि जो समितियां हैं उसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, ऐसा कहा है वासुदेव देवनानी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरें क्या कहती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रकाशित खबर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। इंडिगो विमान में पावर बैंक में आग लगी, यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया है। देखिए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चित रही है, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से इमरजेंसी गेट से यात्री निकले थे और ये घटना क्यों हुई इसके कारण एक तरफ पता लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिगो की एक उड़ान में मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया जब चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर खड़े विमान में एक यात्री के पावर बैंक में अचानक से आग लग गई। घटना के बाद तत्काल आपातकालीन निकासी कराई गई, सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरलाइन के अनुसार हैदराबाद से आई उड़ान 6E108 के लैंड होने के बाद केबिन में सामान रखने वाली जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। जांच में पता चला कि एक यात्री के पावर बैंक में आग लगने से स्थिति हुई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तुरंत विमान खाली करवाया गया। आपातकालीन दरवाजे खोलकर यात्रियों को स्लाइडर्स के जरिए बाहर निकाला गया, लेकिन अफरा तफरी की स्थिति जरूर पैदा हुई थी, क्योंकि कुछ देर के लिए किसी को समझ में नहीं हुआ कि हालांकि हुआ क्या है, ये घटना क्यों हुई थी, क्या कारण रहे। तब तक अफरा तफरी की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन फिर स्थिति पर काबू पाया गया है और कंट्रोल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर। प्रदेश के 10 शहरों में हाईटेक बस पोर्ट बनेंगे, मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने कहा। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने राज्य के 10 प्रमुख शहरों में आधुनिक बस टर्मिनलों के पुनर्विकास का निर्णय लिया है। ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मॉडल के तहत लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बस टर्मिनलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस पोर्ट के रूप में विकसित किया जाए। तो 10 शहर ऐसे हैं जिसमें हाईटेक बस पोर्ट बनेंगे। इन बस पोर्ट्स का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और परिवहन को अधिक सुव्यवस्थित करना है। तो बस पोर्ट को हाईटेक बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि जो यात्री यात्रा करते हैं बस के माध्यम से, खास तौर पर उनके लिए सुविधाजनक स्थितियां हो और उन्हें तकनीक का लाभ भी मिल पाए, उनकी यात्रा सुगम हो पाए, सुविधाजनक भी हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। गंग नहर शताब्दी समारोह को लेकर बैठक आयोजित हुई है। गंग नहर शताब्दी समारोह में किसान और जल संरक्षण पर फोकस रहेगा, ये कहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। गंग नहर शताब्दी समारोह को लेकर बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा अर्थात गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रस्तावित शताब्दी समारोह को लेकर अहम बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि इस आयोजन को व्यापक जन जागरूकता अभियान के रूप में विकसित किया जाए और पूरे वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंग नहर के शिवपुर हेड सहित सभी प्रमुख हेड रेगुलेटर्स पर नियमित आयोजन किए जाएं। नहर क्षेत्र से जुड़े इलाकों में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। शताब्दी समारोह श्रृंखला के तहत नहर क्षेत्र की 12 अनाज मंडियों में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रमों में आधुनिक सिंचाई तकनीक की बात हो, ड्रिप सिस्टम की बात हो, जल संरक्षण जैसे विषय जिस पर विशेषज्ञ जानकारी देंगे। साथ ही नहरों की साफ सफाई अभियान हो या फिर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल उपयोगकर्ता संगठनों के अध्यक्षों का सम्मान भी होगा और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंग नहर शताब्दी समारोह को लेकर बैठक आयोजित की थी और कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी जब चर्चाओं में रहा कि कैसे अब गति दी जाएगी और कैसे कोशिश की जाएगी, और खासतौर पर उन जल उपयोगकर्ता के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं अभियान के माध्यम से भी जल संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है, उसे लेकर के जल प्रबंधन को नई दिशा, हर नदी के लिए प्लान बनेगा। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को अर्थात कल शासन सचिवालय स्थित चिंतन कक्ष में राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन, संरक्षण और दीर्घकालिक योजना निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने निर्देश दिए कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए। सभी नदी बेसिनों के लिए तकनीकी रूप से सुदृढ़ और अद्यतन मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। साथ ही जो सतत मॉनिटरिंग सिस्टम है
वो भी विकसित करा जाएगा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने दिशा निर्देश ये भी दिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मरम्मत कार्यों में तेजी लाई जाए, जल उपलब्धता को बेहतर बनाया जाए, इस पर जोर दिया गया। बैठक में घग्गर नदी बेसिन को लेकर विशेष चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को मानसून अवधि में बाढ़, जल उपलब्धता और संभावित उपयोग का विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है, क्योंकि जल्द ही अब मानसून सीजन भी आने जा रहा है। उससे पहले तैयारियों को बेहतर करने की कोशिश मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने की है। सरकार की मंशा के अनुरूप ही ये बैठक हुई और हर नदी के लिए प्लान बनाने की बात भी इस बैठक में तय हुई है। चलिए, ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरें। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे फिटनेस को लेकर के। तब तक आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, वॉक करके आइए और अपने फिटनेस को लेकर के भी जरूर सोचिए। देखिए, आप आईफोन तो हर साल बदल सकते हो, लेकिन बॉडी है वो एक ही तरह की होती है और एक ही तरह से बॉडी रहती भी है। इसलिए आपको ख्याल रखना है अपनी सेहत का, ना कि आपको सिर्फ ध्यान देना है लग्जरी आइटम्स पर, बल्कि अपनी सेहत पर अत्यधिक फोकस करना होगा। तो ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन के तमाम कार्यक्रमों को लेकर, लेकिन ब्रेक के बाद अब बात करेंगे सीधा फिटनेस को लेकर। मैं गोल्ड स्टार जिम में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है ट्रेनर है गोल्ड स्टार जिम में, चेतन शर्मा इनका नाम है। चेतन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। हेलो जी, फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग सभी को। मैं एक K11 सर्टिफाइड, मैं गोल्ड स्टार जिम में हूँ। तो मेरे को इस फिटनेस इंडस्ट्री में मेरे को कम से कम 8 साल हो गए वैसे। अब क्योंकि आपने बात करी आपकी जर्नी की, 8 साल आपको हो गए। अब फिटनेस के लिए अधिकतर किस तरह से और किस तरह के लोग आपसे संपर्क करते हैं? क्या उनकी क्वेरी रहती है? कैसे आप उनके जो अनसुलझे जवाब हैं उसका हल निकालते हैं? चेतन, सबसे ज़्यादा मिस जो रहती है एक तो फीमेलों की रहती है कि हम जिम आएंगे तो हमारे मसल्स मेल के जैसे बन जाएंगे एंड हम ऐसे मस्कुलर दिखेंगे। तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि एक मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, फिर भी एक मेल अच्छी खासी बॉडी फिजिक नहीं बना सकता। उसको भी काफ़ी टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टाइम चाहिए। तो ऐसा मिथ बेकार है। बिल्कुल। अब और आप जो प्लान तैयार करते हैं न्यूट्रिशन से जुड़ा या वर्कआउट प्लान से जुड़ा, तो वो कैसे तय करते हैं आप और कितने समय के लिए वो होता है? वो मैम देखा जाए तो हर किसी पर्सन पे एनाटॉमी के अकॉर्डिंग होता है, पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है। जैसे वेट लॉस का है, वेट गेन का है, मसल गेन का है। तो क्या एक वीकली ट्रैक करते हैं हम, वीकली कितना किसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है। अगर किसी का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो उसको अलग से डाइट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ऐसे करके सारा सब कुछ। आपने कहा कि बॉडी वाइज और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्या आपका कभी पाला पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्हें किसी तरह की रिहैब की शिकायतें हों या फिर जो इंजरी हो वो उनकी हुई हो और ऐसे लोग भी जिम आना चाहते हो, तो उन्हें आपने कैसे कंसल्ट किया है? जी हाँ, ऐसे आते किसी के थायराइड, किसी के इंजर्ड वगैरह। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उनके पहले मसल्स वगैरह को समझना होता है किस वजह से कैसे इंजर्ड हुआ। तो उसको अचानक से ऐसा नहीं होता कि हैवी वेट वर्कआउट करा दिया, उसकी एनाटॉमी को समझा जाता है, उसी वियर पे उसका काम किया जाता है, मसल्स को थोड़ी स्ट्रेंथ दी जाती है, फिर देन उसके पे प्रॉपर वर्क किया जाता है। तो आपके हिसाब से दिन में और पूरे सप्ताह के लिए कितना समय देना चाहिए? हर दिन पूछें तो फिटनेस को कितना समय और हर सप्ताह कितने घंटे? कम से कम वीक में आप 5 डेज ज़रूर दीजिए जिम में। 5 डेज तो आपको ज़रूरी देना है। 5 डेज ज़रूर देना Yes. है। क्योंकि इस खास बुलेटिन को अब हम क्लोज भी करेंगे, एक फिटनेस टिप्स आप लास्ट में देना चाहें तो दर्शकों को जो आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? जी हाँ, मैंने पहले भी बोला था, पहले इंट्रो किया था। तो आप डॉक्टर के हाथ में सौंपना चाहते हो अपनी लाइफ को या फिर हमारे हाथ में? आपकी बॉडी को डॉक्टर भी नहीं समझ सकता, ओनली 10% समझ सकता है डॉक्टर भी। एक बार इससे अच्छा है कि आप फिटनेस को समझिए, रेगुलर जिम आइए, वीक में कम से कम 5 डेज जरूर दीजिए जिम में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका चेतन Okay, जी thank फर्स्ट you. इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए मूल मंत्र इन्होंने कहा है कि आप डॉक्टर के हाथ में या फिर आप दवाइयों के लिए खर्चा अधिक करना चाहते हैं या फिर सेहत पर अधिक खर्चा करना चाह रहे हैं। तो आज हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत तरह की परेशानियां हो, बहुत तरह के दुख हो, कभी पैसे कमाने का दुख या फिर पैसा कम होने का दुख है या फिर नौकरी पाना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही है। लेकिन देखिए, फिटनेस भी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो एक फिट बॉडी होती है वो 16 घंटे से भी अधिक काम कर पाती है, लेकिन जो एक अनफिट बॉडी है वो 6 घंटे में ही थक जाती है। तो आपके जीवन के लिए बहुत सी सुविधाएं और बहुत से ख्वाब हो सकते हैं, लेकिन फिटनेस को भी आप ज़रूर से अपने यात्रा में शुमार करें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देने वाला है। चलिए, आज के लिए
हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इस खास बुलेटिन में और आपके लिए लेकर आएंगे और भी अधिक बेहतरीन सेहत को लेकर टिप्स। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत।